नासा और स्पेस एक्स जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन तथा स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। चाहे बात अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने की हो या फिर मून के साउथ पोल पर लैंड करने की, इसरो ने वो कर दिखाया जो इससे पहले तक दुनिया की कोई और स्पेस एजेंसी नहीं कर सकी। मंगलयान मिशन की सबसे खास बात यह थी कि इसरो ने इसे बेहद ही कम पैसों में अंजाम दिया था। यह कितना सस्ता था इसका अंदाजा आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस मिशन की कुल लागत मात्र $74 मिलियन थी, जबकि उसी समय मंगल पर ही जाने के लिए नासा द्वारा छोड़े गए मेवन स्पेसक्राफ्ट की कुल लागत $600 मिलियन थी। हॉलीवुड की ग्रेविटी जैसी फिल्मों की लागत भी $100 मिलियन से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में इतने कम बजट में एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेज देना इसरो की एक बेहद बड़ी उपलब्धि थी। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इसरो ने ये किया कैसे। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे कि आखिर हमारा इसरो मंगल तक पहुंचा कैसे। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने के लिए सबसे पहले उसे अर्थ के अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना होता है। स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होता है उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें उतने ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है। उसके बाद हमें इंतजार करना पड़ता है एक परफेक्ट समय का। दरअसल पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से तथा अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए कभी वह एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं और कभी वह एक दूसरे के काफी ज्यादा पास। हर 2 साल बाद वह समय आता है जब पृथ्वी तथा मंगल एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। इस कारण किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल तक भेजने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट समय होता है, क्योंकि इस समय हम कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करके भी एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेज सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है स्पेसक्राफ्ट को वह पाथ तय करना जिससे फॉलो करके वह मंगल तक पहुंचेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी तथा मंगल दोनों अलग अलग स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए लॉन्च करते समय हम अपने स्पेसक्राफ्ट का टारगेट पोजीशन मंगल के उस पोजीशन को नहीं रखते जहां वह आज है, बल्कि उस पोजीशन को रखते हैं जहां मंगल कुछ महीनों बाद होगा। इस खास तरह के ऑर्बिट को होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं इसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई हवाई जहाज को शूट करना है जो तेज गति से हवा में उड़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी करंट पोजीशन पर गोली चलाएंगे? जी नहीं, क्योंकि वह तेज गति से उड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब तक आपकी गोली उस तक पहुंचेगी वह काफी आगे निकल चुका होगा। इसलिए इसे उड़ाने के लिए आपको उसके उस पोजीशन को टारगेट करना होगा जहां वह कुछ समय बाद पहुंचेगा। बिल्कुल यही प्रिंसिपल हम स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने के लिए भी फॉलो करते हैं। हमारे मंगलयान को लॉन्च किया गया था PSLV C-45 रॉकेट से, जो केवल 1000 किलोग्राम वेट को ही सीधे मंगल तक ले जाने में सक्षम था। चूँकि मंगलयान का मास इससे कहीं ज्यादा 1337 किलोग्राम था, इसीलिए नासा की तरह हम इसे सीधे मार्स ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर नहीं भेज सकते थे। इसलिए यह तय हुआ कि सबसे पहले मंगलयान को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाएगा। उसके बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया जाएगा और अंत में इसे मंगल के रास्ते पर भेज दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये सब कैसे किया गया। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मंगलयान को PSLV C-45 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से लॉन्च किया गया, जिसने इसे पृथ्वी के लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा दिया। चूँकि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें एक पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है तो दूसरा पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है। जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसे पेरिजी कहते हैं और जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं। कोई सैटेलाइट एक बार इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वह खुद ब खुद इस ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। इसके लिए उसे किसी एडिशनल या एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। लेकिन क्या इस ऑर्बिट में सैटेलाइट के चक्कर लगाने की स्पीड एक जैसी होती है? जी नहीं, दरअसल इसकी स्पीड कम होती है जब यह पृथ्वी से दूर होता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब यह पृथ्वी के नजदीक आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये पृथ्वी के नजदीक आ रहा होता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। इसलिए ऑर्बिट जितना ज्यादा इलिप्टिकल होगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी जब वह पृथ्वी के पास पहुंचेगा। इसरो ने इसका फायदा उठाया
मंगलयान जब पेरिजी पर होता था तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती थी, इसलिए इस पॉइंट पर जब उसके इंजन को चालू करके उसे एक हल्का पुश किया जाता तो वह पहले से कई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, जिसके कारण इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट पहले से ज्यादा बड़ा हो जाता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है जब ये पेरिजी पे आएगा तो इसकी स्पीड भी कई ज्यादा होगी। 5 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक इसरो ने 5 बार बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहरा कर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को और आगे बढ़ाया, जिस कारण मंगलयान की स्पीड भी बढ़ती गई। 5वीं बार जब उन्होंने यह प्रक्रिया दोहराई तो मंगलयान की स्पीड करीब 11 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के काफी नजदीक पहुंच चुका था। तो मंगलयान को पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकालने के लिए जरूरत थी एक फाइनल पुश की। इसलिए जब इसरो ने अगली बार इसका इंजन चालू किया तो ये पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलकर ट्रांस मार्स ट्रेजेक्टरी पे पहुंच गया। जिस रास्ते पर मंगलयान चल रहा था वह उसे कुछ महीनों बाद मंगल के ऑर्बिट में पहुंचाने वाला था। जब मंगलयान मंगल ग्रह के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसको उल्टा करके इसके इंजन को चालू किया, जिससे इसकी स्पीड कम होती गई और 24 सितंबर 2014 को हमारा मंगलयान मंगल के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। मंगलयान के मंगल तक पहुंचते ही इसरो ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत ऐसा पहला देश बन चुका था जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया हो। मंगलयान की सराहना करते हुए हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी इसे प्राइड ऑफ एशिया कहा। मंगलयान ने हमें मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें वहां मीथेन का पता लगाना अहम था। मंगलयान प्रोजेक्ट के बाद इसरो ने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है और गुजरते वक्त के साथ नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, जिसमें चंद्रयान 3 भी शामिल है। दोस्तों, यह थी मेरी वीडियो मंगलयान मिशन के बारे में। अगर आप चंद्रयान 1 के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।